बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हमने थ्रू आउट बात करनी है वर्क और एनर्जी की। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो देख लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स है क्या। कांस्टेंट फोर्स क्या है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन सेम देन द फोर्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहें, मतलब ना ही मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आए ना ही डायरेक्शन में चेंजिंग आए, तो इस तरह की फोर्स क्या कहलाएगी? कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी। ठीक है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब एफ कॉस थीटा का मतलब है फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो सारा जो फॉर्मूला है ये इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वर्क डन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कॉस को रिप्लेस कर देंगे डॉट में, तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ से हम इसको वर्क डन को इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है किसकी? वर्क डन की। Now explanation. Consider a body is pulled by a constant force F. Force F makes an angle theta with the direction of displacement D. The force move the body from point A to B. अब एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है और जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है। ये फोर्स का कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मीन्स के एफ कॉस थीटा का मतलब ये है कि फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। एक और डेफिनेशन आ गई है कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले लें किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और एक और डेफिनेशन भी इसकी बन सकती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है। तो दो तरह से इसकी दो तीन डेफिनेशन में बता दें, जो आपको इजी लगती है वो आप लोग कर लें। एज वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हैंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए कि जो हमने कहा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस वजह से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम कहते हैं कि वर्क भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट क्या है? डायमेंशन क्या है? इसको देखें कि ऐसा यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉउल होता है। जॉउल ने इसको डिफाइन किया था, तो इस वजह से उसके नाम पे इसको हम कहते हैं कि वर्क का यूनिट जॉउल होता है। और 1 जॉउल इज इक्वल होता है न्यूटन मीटर। देखें W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है। एफ का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन मीटर भी बन सकता है, और सिंपली इसको खोल के लिखे तो इस तरह से भी आ सकता है कि एफ डी फोर्स का क्या होता है? KG M S -2, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये क्या बनेगा? KG M2 S -2, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे तीन यूनिट्स बन रहे हैं। 1 जॉउल, सेकंड न्यूटन मीटर, थर्ड KG M2 S -2। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? F डॉट D है, तो F की डायमेंशन होती है MLT -2, और D की बनेगी L। तो ये टोटल क्या बन जाएगी? ML2T -2। तो ये इसके क्या बन जाएगी? डायमेंशन। ये रही डायमेंशन। 3 यूनिट्स हमने पढ़े हैं और डायमेंशन हमने पढ़ लिए। अब हमने वर्क को तो डिफाइन कर दिया, और वर्क का यूनिट को भी डिफाइन कर देते हैं कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज सेड टू बी अ 1 जॉउल। जब फोर्स 1 न्यूटन की एक्ट कर रही हो, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर कवर हो, तो इस रेशियो को क्या कहते हैं? 1 जॉउल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव वर्क कब होता है? द वर्क विल बी पॉजिटिव इफ थीटा लेस देन 90 एंड इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव मैक्सिमम इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कि अगर हमारे पास थीटा लेस देन 90 का एंगल बन रहा हो, 90 से कम का एंगल बन रहा हो, तो इस तरह का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। या फिर हम यूँ कहें कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क हमारा यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा।
लाइक इसका फॉर्मूला देखें, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करें तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा एफ डी के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल दी हुई है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज़ पॉजिटिव। लाइक सपोज कर लें ये बॉल है, ये क्या करिए डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, डाउनवर्ड कवर हो रहा है। और इस पे जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करिए वो भी डाउनवर्ड एक्ट करिए। अब देखें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो वर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा या फिर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कह लें या मैक्सिमम कह लें, एक ही बात है। नेक्स्ट देखें, 0 वर्क कब होगा, जब इफ़ द वर्क विल बी 0, थीटा इज इक्वल टू 90, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस 90, तो कॉस 90 किसके इक्वल होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट करेंगे तो वर्क डन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल दी हुई है, वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स इज 0, वर्क डन इन अ मूविंग बकेट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टल इज 0। अब देखें कि सपोज कर लें एक बकेट है, इसको मैं आगे फिगर में शो भी करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल देखें कि ये एक बकेट है, पानी की भरी हुई है, इसका हैंडल यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, अवर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 के एंगल पे जो हमारा टोटल वर्क कवर होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो कोई वर्क कवर नहीं होता है। चलें जी, नेक्स्ट देखिए कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क, द वर्क विल बी नेगेटिव इफ़ 90 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 180 एंड इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव मैक्सिमम इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। जब क्या होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब हमारे पास एंगल क्या बन रहा हो, ये बन रहा हो, मीन्स के इक्वल टू 180 बन रहा हो। अगर 180 के इक्वल एंगल बन रहा हो तो क्या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जगह 180 आ जाएगा। अब कॉस 180 इज इक्वल होता है -1 के, इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। लाइक अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल ऑन द मूविंग बॉडी इज नेगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इज ऑल्सो नेगेटिव। देखें कि सपोज कर लें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, और उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्सेस एक्ट करी होती है हमेशा अपवर्ड, ठीक है, ग्रेविटी के अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करी है तो फ्रिक्शनल फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी होंगी। तो फ्रिक्शन की फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तब हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी एग्जाम्पल भी यही दे रहे हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशन, अगर अब हम क्या करें कि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट करी हैं, ठीक है, एफ जी डाउनवर्ड एक्ट करिए, तब भी एंगल कितना बना है, 180। दो एग्जांपल दी हुई हैं, एक ये एग्जांपल कि अगर हम एंगल देखें फ्रिक्शनल फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में तब 180 बनेगा, या फिर हम अगर बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट करी होंगी, तब भी एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 180 बनेगा, और वर्क का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स। जो ग्राफ के अंदर एरिया होता है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, वो वर्क को शो कर रहा है। अब ये जो इनसाइड जो भी एरिया आ रहा है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये वर्क को शो कर रहा है जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। सिंस फोर्स हमारी क्या है, फोर्स कांस्टेंट रखनी है, सो द ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इफ़ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन एरिया हमने कैसे निकालना है। अब हमने कहा फोर्स कांस्टेंट है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। सपोज कर लें इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, तो एक कांस्टेंट फोर्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स एक्सिस में रखा है, फोर्स को हमने वर्टिकली वाई एक्सिस में रखा है।
तो जो लाइन कवर हो रही है वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कवर होती है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो रहा है बट फोर्स क्या है, वो कांस्टेंट है। मींस कि अगर सपोज हमने किया 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स इतनी ही अप्लाई हो रही है। तो अब इसके नीचे जो जितना एरिया आ रहा है बेसिकली ये वो वर्क है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको थोड़ा गौर करें। ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। रेक्टेंगल को हमेशा सॉल्व, रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ पे क्या दिया हुआ है, एक पे फोर्स दी हुई है और एक पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो देखें कि OP क्या है, विड्थ है, तो OP पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉरी OP हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है। और OR हमारी विड्थ है, तो विड्थ पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो एरिया जो FD कवर हुआ है, ये बेसिकली वो वर्क है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और उसको हमने ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लेंथ इसको सपोज कर लें, ये विड्थ सपोज कर लें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया जो होता है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, वो वर्क को शो कर रहा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। अब इफ़ F क्या है, वो एंगल, अगर एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, देन द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन F cos थीटा एंड D। इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट आर्टिकल में ये आ रहा है। अगर फोर्स क्या कर रही हो, कोई इस तरह की हो, इस तरह के एंगल कोई ना कोई बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम उसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या कह रहे हैं कि इसने बकेट जहाँ पे 90 का एंगल आ रहा है वो ये वाली डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे मैंने कहा था मैं आपको शो करवाऊंगी। अब फोर्स यहाँ पे जो लग रही है वो कौन किस तरफ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब देखें इसके दरम्यान में एंगल बन रहा है 90, तो 90 के लिए हम अगर इसको सॉल्व करें तो वर्क डन का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका क्या मतलब है कि नो वर्क इज़ बीइंग डन, कोई वर्क कवर नहीं हो रहा है जब एंगल क्या हो, 90 का बन रहा हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज़ बीइंग। अब सामने आपके डायग्राम है तो वो कह रहे हैं कि कितना वर्क कवर हो रहा है, अब फिगर में दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए फोर्स तो ये दीवार पे लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पे रुक के वो क्या करे, दीवार को फोर्स लगा रहा है, तो देखें तब भी कोई वर्क कवर नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास टोटल जो वर्क का आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई वर्क कवर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इसको आपने अच्छी तरह करना है। अगर कहीं से कोई क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।